शिंदे साहब के साथ मुसलमान बहुत स्पीड से जुड़े। जब मेरे मरहूम वालिद साहब आए तो लोग हमको गालियां दे रहे थे कि अरे आप लोग ये क्या कर रहे हो, मुसलमान होके मतलब यहाँ पे जा रहे हो। ऐसा करके ये समाज सेवा के चक्कर में हमने हमारे वालिद साहब को खोया है ना। और अक्सर देखा गया कि बढ़ते हुए लोगों से लोग जलन रखते हैं, यही दिक्कत है। और मतलब मुझे कोई फोन करता है कि ठीक है, तो मेरा जोश और बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि अरे मैं करने लायक हूं तभी तो किसी ने फोन किया। वो लोग भी अपने आप में एक मातब्बर लोग थे। वो लोग मतलब 25 साल कॉर्पोरेटर थे, सेना और भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी से वो कॉर्पोरेटर थे। उनके खिलाफ में मतलब ये चुनाव के रण में उतरना, और कोई बैक सपोर्ट नहीं, मेरे वालिद साहब नहीं, मेरी मम्मी है सिर्फ और मेरे 2 भाई है जो मेरे पूरे रचना में मेरे साथ में रहते, जिनके जो लोग मेरे मरहूम वालिद साहब के पीछे भी चट्टान की तरह खड़े रहे। इन लोगों के कहने पे हमने चुनाव लड़ा। मेरे जो नेता है आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, एक्चुअली उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है, पर ये सवाल काफी लोग मुझे करते हैं कि क्यों नहीं है टिकट। धर्मवीर दिघे साहब का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था उस टाइम पे। तभी शिंदे साहब खड़े हो गए। शिंदे साहब सभागृह नेता थे, पार्टी की इतनी बड़ी जवाबदारी थी, पर शिंदे साहब ने मेरे मरहूम वालिद साहब को बुलाकर एक बात कहा है कि दादू भाई, आपको घबराने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रॉमिस आपको किया गया था, जो प्रॉमिस धर्मवीर साहब ने किया था, तो जनता के लिए मैं बना हूं, और अगर ऐसे 10 केसेस भी मुझे झेलना पड़े तो मैं तैयार हूं। पर ये जनता के हित के लिए था कब्रिस्तान, इसलिए ये केस आप मुझ पे बिंदास करिए। और इसको क्या डिबेट करना है, इसको जो फाइट करना है मैं कोर्ट में करूंगा, खास करके युवाओं के लिए। 16 जनवरी के बाद क्या होगा, युवा को अभी तो बहुत सारी एक लालच दी जा रही है, और ये जो लोग हैं ना, ये जो मोटा पैसा डाल के पॉलिटिकल एजेंडा अपने पाले में लेने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपके जरिए से बताना चाहूंगा कि जब कोई 1 रुपया लगाएगा तो वो 2 रुपए की उम्मीद करेगा। अभी मेरे बारे में ही मेरे पार्टी के जो लीडर है, उन्होंने रूमर्स तैयार किए कि पार्टी इसको टिकट नहीं देगी या ये शिवसेना का कैंडिडेट नहीं रहेगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। टिकट के लिए आखिरी दम तक, मतलब ये जो 30 दिसंबर है तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। लाइफ इन भिवंडी की पॉलिटिकल पॉडकास्ट सीरीज़ में आप सभी का फिर से वेलकम है। आज हम आ गए वापस एक नया एपिसोड लेके। ये एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है वो भिवंडी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। हमारा जो नेबरिंग सिटी है थाने सिटी, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे चैनल की पॉपुलैरिटी देखते हुए और इनकी खुद की पॉपुलैरिटी देखते हुए हमने इनको आज यहाँ पे इनवाइट किया है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वो यहाँ पे आए, क्योंकि एक बहुत बड़ा फेस है शिवसेना शिंदेगढ़ का, उनके मेंबर है और महाराष्ट्र हज कमेटी के भी मेंबर है। आई वेलकम मिस्टर बबलू शेख। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ मैं। देखिए, आप पहली बार भिवंडी के कोई चैनल पे आए हैं पॉडकास्ट के लिए, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं। आपको कैसा लगा हमारा स्टूडियो, हमारा सेटअप, हमारा पॉडकास्ट सीरीज? मैंने काफ़ी दिनों से मतलब आपका ये जो पॉडकास्ट का सिस्टम है वो देख रहा हूँ। मुझे उसके बहुत सारे लिंक्स आए, तो मुझे लगा कि पॉडकास्ट होना चाहिए मेरा भी। फिर सामने से किसी से मेरी बात हुई थी इस बारे में, और फिर मैं आपके स्टूडियो में आ गया हूँ। नहीं सर, फील्स गुड टू नो कि आप जैसे इंसान को भी हमारे पॉडकास्ट के बारे में मालूम है। मतलब हमारा पॉडकास्ट थाने तक में फेमस हो रहा है, कितनी बड़ी बात है ये। नहीं, आपका चेहरा तो अभी और चर्चित होगा। आपकी ये शुरुआती पायदान पे आपने कदम रखा है, तो आपका ये अभी और नहीं, नो डाउट सर, वी ट्राई आवर बेस्ट टू डू, बट अब काफ़ी बात हो गई हमारे चैनल के बारे में। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपसे। आपके बारे में मैं चाहूँगा आप अपना एक शॉर्ट पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन दें कि आप ये पॉलिटिक्स में आए कैसे। मेरे वालिद साहब, मतलब मेरे जो पिताजी है, उनका आज से 16 साल पहले देहांत हो गया, निधन हो गया। फिर मेरी एंट्री होती है पॉलिटिक्स में उनके जाने के बाद। एक 30 से 35 साल का एक उनका सफ़र रहा है समाज के प्रति। मैं जिस क्षेत्र से, जिस इलाके से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ या जनता के बीच में हूँ, वो स्लम इलाका है, और सबसे बड़ी समस्या कब्रिस्तान की थी, मतलब मुस्लिम समाज और कब्रिस्तान। तो मेरे
मरहूम वालिद साहब वो पिछले 35 साल उनके इंतकाल के निधन के वक्त उसके भी 35 साल 30 साल उन्होंने मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ वो लगे हुए थे। उनका एक ही एजेंडा था कि उनको कब्रिस्तान चाहिए था और हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए उर्दू स्कूल। राज्य में भी कांग्रेस की सरकारें थी, केंद्र में भी थी, कई दिनों से सिर्फ उनको आश्वासन मिला था। पर ठाणे के जो दिवंगत नेता है, आज जो एकनाथ शिंदे साहब जो पार्टी से अलग हुए, जिनकी विचारधारा पे अलग हुए, जिनके नक्शे कदम पे पार्टी को उन्होंने अलग किया, ऐसे दिवंगत जो धर्मवीर आदरणीय आनंद जी दिघे साहब, इनके पास में इनका बुलावा आया कि क्या है, मतलब आप लोग इतना परेशान हो 30 साल से, तो कांग्रेस आपका काम करने वाली है क्या? तो मेरे मरहूम वालिद साहब ने बोला कि 30 साल कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है, आला नेता है, उनके पीछे मैं दौड़ रहा हूं और सिर्फ मुझे आश्वासन मिले, जबकि पिछले 30 साल में कांग्रेस की राज्य में, केंद्र में, हर जगह इनकी सत्ता थी, पावर थी उनकी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और शिवसेना और मुस्लिम समाज, ये आपको भी पता है कि ये कितना गैप है, कॉन्ट्राडिक्टिंग है, क्रॉस ही रहती है। पर आप यकीन मानिए कि मेरे जो वालिद साहब थे, उन्होंने धर्मवीर आनंद दिघे साहब के उपस्थिति में या उनके नेतृत्व में पार्टी में प्रवेश किया, शिवसेना में प्रवेश किया। सबसे ज्यादा आरोप और सबसे ज्यादा गालियां वो किसी को अगर मिली होगी तो मेरे मरहूम वालिद साहब को। आज आप देखोगे कि सत्ता परिवर्तन तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये 15 सालों में शिंदे साहब के साथ मुसलमान बहुत स्पीड से जुड़े। जब मेरे मरहूम वालिद साहब आए तो लोग हमको गालियां दे रहे थे कि अरे आप लोग ये क्या कर रहे हो, मुसलमान होके मतलब यहाँ पे जा रहे हो। पर मैं आपको बताऊंगा कि 3 एकड़ में हनुमान नगर, जहां से मैं आता हूं, वहां पे हनुमान नगर करके एक पहाड़ है, एक बस्ती है, वहां पर 3 एकड़ में कब्रिस्तान देने का काम धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने किया, उनकी पार्टी ने किया, उनके शीर्ष आला नेताओं ने किया। और उसके बाद जो लोगों की शिक्षा का मुद्दा था, ऐसी कोने में एक छोटी सी स्कूल थी, उस स्कूल को 7वीं से 10वीं तक लेके जाने का काम शिवसेना पार्टी ने किया, धर्मवीर दिघे साहब ने किया। उस स्कूल को एक नया रूप देने का काम किया। तो जब इतना बड़ा काम हो रहा है, आज बहुत सारी समस्या है। मैं टिटवाला में गया था, टिटवाला के बनेली गांव में, तो हज कमेटी का मेंबर बनने के बाद मेरा वहां पे एक बड़ा सत्कार रखा गया था। सत्कार रखा गया था, पर सत्कार का मकसद भी यही था कि उन लोगों को कब्रिस्तान मिले। तो उन्होंने बोला कि ये क्या ऐसा एक एजेंडा था, प्लेटफॉर्म था, या क्या आपने एक ऐसी रचना बनाया था, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी कि आपको कब्रिस्तान मिल गया, तो हमको क्यों नहीं? तो फिर लोग जुड़ते चले गए। हर किसी की उम्मीद है कि शिवसेना काम करेगी, और हम लोग जब गए वहां पे तो लोग हमको गालियां दे रहे थे। और आज आप देखोगे सब उनके साथ में आज मुसलमान शिवसेना के साथ में जुड़ रहा है। तो क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि शिवसेना ने काम किए। बिल्कुल। तो सर, आपका इतना बड़ा फैमिली बैकग्राउंड जब पॉलिटिक्स में आता है, तो वही से आई गेस आपने इंस्पिरेशन लेके अपने फादर के स्टेप्स को फॉलो करते हुए पॉलिटिक्स में कदम रखा होगा। हाँ, उनके कुछ सपने अधूरे थे, उनको भी पूरा करना था। और वो मैंने देखा है बचपन से कि ऐसा कुछ बड़ा किया नहीं उन्होंने, पर समाज बोल के रात को 2 बजे 3 बजे, हम लोग छोटे थे, कोई भी आ रहा है घर पे, पुलिस स्टेशन चलना है, हॉस्पिटल चलना है, आपसी घर के झगड़े, तो मेरे मरहूम वालिद साहब को, मेरे पिताजी को मैंने उसी में देखा है। मतलब कभी किसी को मना नहीं करते, कभी किसी को मना नहीं किए, और कोई जाति भेद नहीं। मतलब जिस इलाके से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जिस इलाके से मैं लोगों के बीच में हूँ, वो 95% लोग, वो हिंदू डोमिनेट इलाका आता है, पर ऐसा हिंदू मुस्लिम वाला कोई वहां पे भेद ही नहीं। और हम लोगों का परिवार आज 45 साल वहां पे रह गए, तो हम लोगों का सबसे अच्छा संबंध है। वो हमारे त्योहार में आते हैं, हम उनके त्योहार में जाते हैं। मतलब एक सेक्युलर माहौल आपके यहाँ बना हुआ है। हाँ, और बना हुआ है। और वो हमारी
उम्मीद है कि ताउम्र मरते दम तक वो माहौल हम लोग कायम रखेंगे। ज़रूर ज़रूर। इफ़ यू डोंट माइंड में आस्किंग सर कि आपका जो एरिया है जिसके बारे में आप बता रहे हो, वहाँ पे रेशो क्या है ये हिंदू मेजॉरिटी का कि मुस्लिम मेजॉरिटी का? कितने % लोग का रिलीजियस वहाँ पे वो देखने को मिलता है? वहाँ पे कैसा है कि उत्तर भारतीय इलाका वो जाना जाता है, मिनी यूपी के नाम से जाना जाता है, मिनी यूपी के नाम से। आज वहाँ पे जनसंख्या के आधार पे 60,000 लोग हैं, वोटिंग के आधार पे 42,000 लोग हैं। उस 42,000 में आप बोलोगे कि वो मिनी इंडिया है, मतलब सब चीज है वहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों से घिरा हुआ है वो। और ऐसा कभी कोई अदर कहीं पे होता रहेगा, पर वहाँ पे अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। जब आप लोग इतनी सेक्युलरिटी से रहते हो तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली के बारे में भी थोड़ा बताएं कि आपकी फैमिली भी ये पॉलिटिक्स में इंक्लूडेड है या सिर्फ आपने ही अपने फादर साहब के बाद टेक ओवर किया? नहीं, मेरे साथ में मेरा छोटा भाई है वसीम, वो युवा सेना के माध्यम से काम कर रहा है। पर पॉलिटिक्स में रहते हुए मतलब हम लोगों ने देखा है किस तरीके की तकलीफ होती है। मेरे मरहूम वालिद साहब समाज सेवा करते करते उनको डायबिटीज हो गई। मुझे भी अभी 36 ईयर में डायबिटीज हुआ है, मैं अभी 38 ईयर का हूँ। पिछले 2 साल से मैं भी डायबिटीज मुझे भी हुआ है। पर उसके बाद जो उनको तकलीफें हुई, उसके बाद उनकी मतलब किडनी पे फर्क हो गया। और ऐसा करके ये समाज सेवा के चक्कर में हमने हमारे वालिद साहब को खोया है ना। बिल्कुल। हाँ, हमने मतलब हमारे वालिद साहब जो आज हमारे बीच नहीं, तो वो कहीं ना कहीं तो इस पॉलिटिक्स का ही एक भाग है ना। उन्होंने अपने सेहत पे ध्यान दिया, सोशल सर्विस के चक्कर में कोई चीज सोशल सर्विस के चक्कर में ही वो चले गए ना। हासिल क्या हुआ अब उनको पता है कि उन्होंने कब्रिस्तान बना दिया और उन्होंने उर्दू स्कूल बना दिया, पर वो तो चले गए। और जाते वक्त आपको भी जिम्मेदारी दी गई कि मेरे अधूरे सपने भी आपको ही पूरे करने हैं। तो आपको पॉलिटिक्स में एंट्री लेने कुछ डिफिकल्टी वो टाइम पे आई थी कि लोगों ने डिफिकल्टी जब आप आगे बढ़ोगे तो 100% लाइफ में आपको डिफिकल्टी आएगी। और देखिए एक बात सुनिए आप कि लोग जो है लोगों को मेरा लोगों से यही कहना है कि जलो मत, बराबरी करो। और अक्सर देखा गया कि बढ़ते हुए लोगों से लोग जलन रखते हैं। बिल्कुल, यही दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं है, हम लोग अभी रण में आ गए, मैदान में आ गए और हम लोग को काम करना है। और हमको ये पता है कि काम करने वालों को उसके हिसाब का फल मिलता है। आप आज जितना काम करोगे वो हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो हम लोगों की मेहनत जारी है। और लोग जलन रखने वाले लोग तो वो जलन रखेंगे कि आप कैसा आगे जा रहे हो, आपने किस तरीके से ये स्टेट की हज कमेटी का मकाम हासिल किया है। पर मेरा खाली इतना ही कहना है कि आपके कामयाबी के पीछे, आज जो आप ये कामयाब हुए हो और इस जगह पे बैठे हो, आपकी कामयाबी के पीछे आपका संघर्ष कोई नहीं दिख रहा है कि आपने कितना संघर्ष करके ये जगह पाया है। तो जलन वो तो स्वाभाविक है, लोगों के वो ब्लड में ही रहता है, बहुत लोगों के, कि किससे जलना है किससे नहीं जलना है। तो हम जो लोग हैं, मतलब हम लोग जो पॉलिटिशियन है, वो हम लोग आगे बढ़ने की पूरी कोशिश में रहते हैं। अगर मैं सोचूंगा कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं, तो मैं यहीं रह जाऊंगा। मैं उन सारे लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए मुझे आगे जाना। नहीं, काफी यूनिक पर्सपेक्टिव है आपका। आपका पहला इलेक्शन कौन से ईयर में करते? 2012 में। एक्चुअली मैं 2007 से मेरे मरहूम वालिद साहब ने जब मुझे उंगली पकड़ के राजनीति में लाया, तो विद्यार्थी सेना के माध्यम से मैंने शुरू किया। और 2009 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई उनकी। और उसके बाद से मैं जोरदार पॉलिटिक्स में काम कर रहा हूँ। मतलब मैंने मेरा पैशन या शौक, उनकी लेगेसी को कंटिन्यू भी किया। और मजा भी आता है कभी कभी कि ये करना है मुझे, ऐसा मेरे को मजा भी आता है। पैशन हो गया कि कोई मुझे फोन करे, और मतलब मुझे कोई फोन करता है कि ठीक है, तो मेरा जोश और बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं करने लायक हूं, तभी तो किसी ने फोन किया है। तो फोन करने से मेरी हिम्मत और डबल होती है। और मैं भी मेरे मरहूम वालिद साहब की तरह ही रात को 2 बजे 3 बजे लोगों के सुख में दुख में, और मैं एक अच्छी बात बताऊंगा आपको कि बेझिझक मुझे कॉल करते हैं।
कोई बीच में दीवार नहीं है, कोई मेरे बीच में पीए नहीं है। इजी टू अप्रोच है। हाँ, मैं डायरेक्ट फोन में लगाता हूँ, वो मुझे फोन करते, अरे मेरे घर में ऐसा, इसकी तबीयत खराब हो गई है, अरे मुझे इतना रात में पुलिस ने उठा के लेके चला गया, जरा 2 मिनट मेरे साथ आ जा। तो फिर ये सारी बातें होती है पॉलिटिक्स में, तो ये सब अभी कॉमन बात है। कॉमन बात है। ठीक है। तो 2000 पर रात में अवेलेबल होना भी कॉमन बात नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोग टाल देते कि कल मिलते, परसों मिलते, बहुत रात हो गई, अब मुझे नहीं जमेगा। लेकिन बबलू शेख ऐसा नाम है वागले स्टेट में कि वो आधी रात को, पूरी रात को, सुबह में 5 बजे लोगों के लिए अवेलेबल। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है अगर आप इसी तरह एक्टिव है पॉलिटिक्स में। तो हाँ। 2012 में पहला इलेक्शन आपने फिर उसके बाद कंटेस्ट किया। हाँ, 2012 में मेरी जो मम्मी है, हाँ। वो खड़े थे चुनाव में। हाँ। और इंडिपेंडेंट होने के बावजूद हम लोगों को 1500 वोट मिला। एक मेरी अकेले की कामयाबी नहीं है, ये एक संगठन बना, नौजवानों का संगठन बना। उसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जिन्होंने मेहनत किया, जो लोगों ने एक ऐसा, हम लोग बोलेंगे, एक बीड़ा उठाया था कि नहीं, हमको जिताना है। और सामने जिनके खिलाफ हम लोग ने फाइट किया, वो लोग भी अपने आप में एक मातब्बर लोग थे। वो लोग मतलब 25 साल कॉर्पोरेटर थे, सेना और भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी से वो कॉर्पोरेटर थे। उनके खिलाफ में मतलब ये चुनाव के रण में उतरना, और कोई बैक सपोर्ट नहीं, मेरे वालिद साहब नहीं, मेरी मम्मी है सिर्फ, और मेरे 2 भाई है जो मेरे पूरे रचना में मेरे साथ में रहते, इमरान और वसीम, और हम 3 लोग, और ऐसे हमारे मानने वाले शुभचिंतक जो हमारे पीछे हमेशा चट्टान की तरह खड़े रहे, जिनके जो लोग मेरे मरहूम वालिद साहब के पीछे भी चट्टान की तरह खड़े रहे। इन लोगों के कहने पे हमने चुनाव लड़ा और 1500 वोट लिया, और जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा हमारा 2012 के चुनाव में। तो हम लोग मतलब लगे थे। 12 में हार गए, 5 साल हम लोगों ने कड़ी मेहनत की चुनाव में। 17 में कुछ ऐसी अनबन हो गई पार्टी से हमारी, हमको टिकट नहीं मिला। पर हमारे जो नेता है उस वक्त के, हम आमदार थे, बाद में तो नगर विकास मंत्री हो गए, पर वो मतलब लगे हुए थे कि ठीक है, अभी 12 में परफॉर्मेंस अच्छा किया और 17 में भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा। मतलब हम लोगों ने जिसको सपोर्ट किया था, ये हम लोग जिसके पीछे खड़े थे 17 में क्या हो गया कि विभाग बहुत बड़ा हो गया। 12 में 2 का पैनल था, उसके बाद 4 हो गया। तो फिर वो बड़ा हो गया, तो ताकतें भी काम आती है, 4 मजबूत कैंडिडेट आपके साथ चाहिए। तो फिर उस टाइम पे थोड़ा तकलीफें फेस किया। फिर हम लोगों ने जिसको मदद किया उसके लिए हम लोग दिन रात एक करके 15 दिन हम लोगों ने मतलब आराम नहीं किया, पर हम लोगों ने उनकी नैया पार कर दी है। मतलब जिनके पीछे हम लोग खड़े थे 17 में, हमने उनको जिताया। एक सर, मेरे को ये बीच में समझ में आया कि शिवसेना से आपको टिकट क्यों नहीं मिली थी वो टाइम पे? हाँ, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और मैं इसी के ऊपर अभी 15 साल से मेरे जो नेता है आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, एक्चुअली उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है, पर ये सवाल काफी लोग मुझे करते हैं कि क्यों नहीं है टिकट। तो शायद मैं कम पड़ गया, या मेरे आगे कुछ जो धुरंधर है, जो कई वर्षों से राजनीति में एक्टिव है, जिनका परिवार एक्टिव है, शायद उनको देने के चक्कर में मेरे से टिकट कट रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ हो सकता है। पर पार्टी का और पार्टी के जो शीर्ष नेता है, बड़े नेता है, उन लोगों का पूरा प्यार मेरे पे है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। अब की बार के इलेक्शन के बारे में बात करें तो इतना डिले होने के बाद अब कॉरपोरेशन के इलेक्शन फाइनली ओवरऑल महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि आप शिंदे साहब से बहुत ज़्यादा क्लोज है। आप उसके लिए ही फेमस है कि कितने क्लोज है आप शिंदे सर के साथ, और उन्होंने आपको हज कमेटी का मेंबर भी बनाया है। तो ये रिलेशन के बारे में थोड़ा हमको बताएंगे? काम देखते, मतलब कि इंदिरा नगर स्लम जैसे इलाकों से, उसकी तंग गलियों से निकल के महाराष्ट्र के कोने कोने तक जाने का मैं धाड़स करता हूँ, मतलब हिम्मत करता हूँ कि मैं कहीं पे बाई इलेक्शन है तो पहुंच गया। पार्टी का झंडा मैंने एक्चुअली पार्टी का बरसात में भीग के झंडा भी लगाया है। अच्छा। वो मेरे नेता ने देखा है। मतलब कहीं पे आज उनकी सभा है और साहब हमारे सत्ता में नहीं थे, तो ये ऐसा कार्य करता है कि रात भर जाग के
बारिश में भीग के झंडा लगाया, उन्होंने अपने आंख से देखा है। जब वो मेरे को मुझे इतनी खुशी हो गई कि जब वो सीएम हो गए और प्रोटोकॉल के वजह से और पार्टी टूटी थी और सीएम बने थे, तो शायद उनको बहुत जगह की सिक्योरिटी थी, पर मेरे लिए एकदम खुशी की और गर्व की बात है कि उन्होंने राजभवन के सामने गाड़ी रुका के मुझे, मतलब मेरा भी अभिनंदन किया, मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। मेरे कुछ दोस्त भी मेरे साथ में थे, तो उन्होंने मुझे वहां पे अभिनंदन किया कि मतलब, और उसके बाद तो उन्होंने लोगों में बोला मैं कॉमन मैन हूं। तो मेरे लिए हर वक्त ऐसा है कि कहीं भी भीड़ है, पब्लिक है, जनता है, तो उसके बीच में मेरा नाम लेना। अभी रंग शारदा जो बैंड्रा में है, वहां पे एक कार्यक्रम होता है मुस्लिम समाज का, जिसमें 10,000 से ज्यादा मुसलमान महाराष्ट्र से आते हैं, और उस बीच में मेरे मरहूम वालिद साहब ने किस तरीके से कब्रिस्तान लिया, किस तरीके से शिंदे साहब के साथ में उन्होंने अपना समन्वयक रास्ता कायम किया, मीटिंग्स किया उनके साथ में, धर्मवीर आनंद दिघे साहब के साथ में। अच्छा, आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कब्रिस्तान का मसला हल करते करते धर्मवीर दिघे साहब का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था उस टाइम पे। तभी शिंदे साहब खड़े हो गए। शिंदे साहब सभागृह नेता थे, पार्टी की इतनी बड़ी जवाबदारी थी, पर शिंदे साहब ने मेरे मरहूम वालिद साहब को बुलाकर एक बात कहा है कि दादू भाई, आपको घबराने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रॉमिस आपको किया गया था, जो प्रॉमिस धर्मवीर साहब ने किया था, वो प्रॉमिस उन्हीं का चेला, मतलब शिंदे साहब, उन्होंने वादा किया था कि मैं उन्हीं का शिष्य हूं, मैं इसको अंजाम दूंगा, और जिस तरीके से आपकी बाउंड्री वॉल का काम, आपके पानी का काम, लाइट का काम रुका है, वो सारा काम मैं आपका करके दूंगा। और शिंदे साहब पे मैं इसके जरिए से आज बताना चाहूंगा, मुस्लिम कम्युनिटी को ज्यादा बताना चाहूंगा कि MIDC ने, क्योंकि दिघे साहब तो चले गए थे, MIDC ने शिंदे साहब पे केस कर दिया। क्यों? कब्रिस्तान इनलीगल तरीके से इन्होंने जगह हड़पा है, मतलब अच्छा, और ट्रेसपास वगैरह, और मतलब कि इनलीगल कब्जा। तो शिंदे साहब ने MIDC को बोला था, शिंदे साहब ने भरी सभा में लोगों को बोला था कि अगर जनहित के लिए, अगर जनता के लिए, मैं तो जनता के लिए बना हूं, मैं यहाँ सभागृह नेता हूँ ठाणे महानगर पालिका का, तो जनता के लिए हूँ। अगर ये जनता ही साथ में नहीं है तो वो पद लेके मैं क्या करूंगा? तो जनता के लिए मैं बना हूं, और अगर ऐसे 10 केसेस भी मुझे झेलना पड़े तो मैं तैयार हूं, पर ये जनता के हित के लिए था कब्रिस्तान, इसलिए ये केस आप मुझ पे बिंदास करिए, और इसको क्या डिबेट करना है, इसको जो फाइट करना है मैं कोर्ट में करूंगा। काफी फैसिनेटिंग बात है ये। और मैं जानना चाहूंगा कि जब 2-3 साल पहले शिवसेना अलग हुई थी, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गई थी, तो वो टाइम पे आपको कैसा लगा था और आपने किसका साइड कैसे चूज किया? देखिए, अभी हम लोग तो बहुत छोटे कार्यकर्ता है, लेकिन मार्गदर्शन हमको बरोबर मिल रहा था। जब पार्टी अलग हुई तो नेशनल न्यूज पे मैंने डिबेट किया है। अच्छा। क्यों? बहुत अच्छा ही नाम है उनका, राजीव जी या रोहित जी, ऐसा, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। उन्होंने मुझे बोला कि आप किस तरफ हो, शिंदे, आप बाला साहेब ठाकरे वाली सेना में हो, आप शिंदे सेना में हो कि? मैंने बोला कि जो ओरिजिनल सेना है मैं उसमें हूँ। अच्छा। और काम होता है ना, मतलब इस पार्टी में काम होता है। शिंदे साहब ने भी लोगों को क्या बोला है कि जब वो धर्मवीर पिक्चर में भी आपने देखा होगा कि मिनिस्टर जो है सत्ताधारी पार्टी के, उनको वर्षा के गेट पे जाके पूछना पड़ता था कि हम लोग अंदर आए या नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब सीएम बने या उसके पहले से उनका काम करने का तरीका ऐसा था कि उनको कोई भी इजी मिलता है, इजी मतलब आज आपको मिलना है ना, तो आपको कोई ऐसा महीना भर इंतजार नहीं करना, एक 2-4 दिन में आपकी मुलाकात उनसे हो जाएगी, और आपके द्वारा बताया हुआ काम, आपके तरीके से बताया हुआ काम अगर उनके दिमाग में बैठता है जनहित के लिए, तो इमीडिएटली वो साइन करते हैं कि ठीक है बाबा, इनको इनका, अगर पब्लिक के बेटरमेंट के लिए तो कहीं रुकते नहीं। और नहीं रुकने का ही नतीजा है कि 80,000 जो मरीज है, जो रोगी है, उनको 450 करोड़ रुपए ये इनकी सरकार के माध्यम से ही मतलब हुआ है ना, 450 करोड़ रुपए इन्होंने दिया है, और इतने विकास के कार्य हुए, निधि देना, फंड देना। आज हमारे जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे अब्दुल सत्तार साहब, उनको फ्री हैंड दिया था। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि उनके ही कार्यकाल में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल हुई।
कहीं नागपुर में, कहीं संभाजी नगर औरंगाबाद में, कहीं मुंबई में। उन्होंने बोला था कि कोई समाज कार्य के लिए तुम्हारे पास आता है, वो किस जाति का है, किसी पक्ष का है, किस प्रांत का है, किस भाषा का है, वो मतलब मत रखो, बस उनको मदद करो। नहीं सही बात है, क्योंकि भिवंडी के लिए भी काफी सारे फंड्स एकनाथ शिंदे साहब ने एलोकेट किए थे। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा और आप बताएं कि उनका काम करने का स्टाइल कैसा है, क्योंकि लोग बोलते हैं वो यूनिक है कुछ। क्या अभी ये तो मुझे भी नहीं पता, सोते ही कम है। अच्छा। मुसीबत ये है कि वो सोते कम है। और अभी आपने देखा होगा कि एक एक टाइम में नगर पंचायत के, ग्राम पंचायत और ये जो भी नगर परिषद का चुनाव हुआ, इसमें एक एक दिन में 9 सभाएं की उन्होंने। उनका जो हेलीकॉप्टर है, उनका जो चॉपर है, वो ऐसा लग रहा है कि वो एटलस साइकिल की तरह घूम रहे हैं। वो कभी यहाँ पे, कभी वहां पे, कभी वहां पे, मतलब एक्टिव है। वो 18 घंटा काम करते हैं। 18 घंटा सीएम रहते हुए भी उन्होंने 18 घंटा काम किया। अच्छा, तो अभी एमएलए इलेक्शंस के बाद जब उनको सीएम बनने का मौका नहीं मिला और फडणवीस साहब को सीएम बनाया गया, इनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया, वो टाइम पे पार्टी में कुछ ऐसे बातचीत वगैरह कि इनको सीएम बनने का मौका क्यों नहीं मिला है? नहीं, इंटरनली क्या था वो तो पता नहीं है। पर देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ इनके ही फेस पे हुआ है। एकनाथ शिंदे साहब के चेहरे पे ही ये चुनाव हुआ है। मतलब उनको दिल्ली के शीर्ष नेताओं से भी उनको एक ये था कि आप जम के प्रचार करिए, आपके चेहरे पे चुनाव होगा। लाड़की बहन योजना थी, बहुत सारी योजनाएं उनके टाइम पे शुरुआत हो गई। लड़की बहन योजना का भी बहुत बेनिफिट मिला है उनको ये एमएलए इलेक्शंस के। तभी तो वो वादा करते हैं ना कि ये योजना बंद नहीं होगी करके। तभी उनका ये वादा है ना कि ये योजना बंद नहीं होगी। हालांकि हमने एमएलए इलेक्शंस के टाइम पे हमारे भिवंडी के शिवसेना के प्रेसिडेंट आए थे, उनको भी ये क्वेश्चन किया था कि ये लड़की बहन योजना कब तक चलेगी, तो उन्होंने भी बोला था कि एकनाथ शिंदे सर ने बोल दिया है कि ये लाइफ टाइम चलने वाली है, ये कभी बंद नहीं होगी। तो वो चीज़ भी मेरे को बहुत काफ़ी फैसिनेटिंग लगी थी। अभी कॉरपोरेशन इलेक्शन में जब बीजेपी और शिवसेना की बात आ गई है, तो थाने कॉरपोरेशन इलेक्शन में महायुति का गठबंधन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं, अभी तक तो है, पर कार्यकर्ता दोनों साइड से उत्साहित है। मतलब ये सेना से भी है और भाजपा से भी है। हाँ। कार्यकर्ता ज्यादा होने की वजह से अब ये पार्टी के शीर्ष नेता इसका फैसला लेंगे। पर आज दोनों पार्टियों का फॉर्म भरने की प्रक्रिया थी, तो हमारे यहाँ पर एक एक वार्ड में 20-20 इच्छुक है। उन लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि हमको टिकट चाहिए। ऐसे हर वार्ड में 20-25 इच्छुक है। इस बार तो आप इस बार कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ने वाले? हाँ, मेरी तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। विच वार्ड एंड विच एरिया? मैं इंदिरा नगर प्रभाग क्रमांक 15। तो उससे आप इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हो ऑन द फेस ऑफ शिवसेना? हाँ, शिवसेना के जरिए से इतने दिनों से काम किया है, तो उसी पार्टी से टिकट मांगेंगे। और आपके इलेक्शन का अब की बार एजेंडा क्या होने वाला है? प्रभाग क्रमांक 15 80% स्लम एरिया है। 20% में थोड़ी बहुत बिल्डिंगें हो सकती है, पर 80% स्लम एरिया है। वहां पे एक अच्छा सा गार्डन है इस टाइम पे। और अभी वहां की जो जरूरत है, आजकल डायबिटीज जैसी बीमारी से और हार्ट जैसी बीमारी से लोग बहुत ज्यादा परेशान है, तकलीफ में। तो हमारे पास में ऐसी एक जगह है, रूपा देवी मैदान करके, वहां पर एक अच्छा सा हॉस्पिटल, जो एक 50 बेड का सरकारी हॉस्पिटल और एक कम्युनिटी हॉल। मतलब कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग घोड़बंदर जैसे रश इलाके में, एकदम क्राउडेड एरिया है, वहां पे शादी के हॉल के लिए जाना पड़ रहा है। यहाँ तो इस तरफ कोई जा रहा है तो वो मुमरा और सील फाटा दीवा या फिर थाना और मोटी रकम देके लोगों को शादी का हॉल। मतलब एजेंडा क्या है, कुछ बड़े वादे नहीं करना है। देखिए, मैं आपके लिए खड़ा हूं, मैं जनता के लिए 24/7 खड़ा हूं। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी चुनाव आएंगे ना, तो इतने सारे वादे होंगे, ऐसा वादा होगा लोगों के लिए कि आपको लगेगा कि बस करो, यही मेरा नेता है। अच्छा, हाँ, यही होने वाला है। पर फिर भी आप पब्लिक के 16 जनवरी के बाद, खास करके युवाओं के लिए 16 जनवरी के बाद क्या होगा? युवा को अभी तो बहुत सारी एक लालच दी जा रही है युवाओं को। मेरे ही क्षेत्र में नहीं, बहुत जगह पे ऐसा युवाओं को
टारगेट किया जा रहा है। बिकॉज महाराष्ट्र के ओवरऑल एरिया में यूथ का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। हाँ बरोबर है। अनएम्प्लॉयमेंट बोलो या ड्रग्स का हाँ। मामला बोलो। अगर कोई लीडर आपको बिजनेस दे रहा है, कोई लीडर आपको रोजगार दे रहा है, शिक्षा दे रहा है और अच्छे घर की व्यवस्था करके दे रहा है तो वो लीडर है। कोई लीडर आपके साथ तात्पुरता मतलब आज के लिए जुड़ा है, 16 जनवरी चुनाव, 15 जनवरी चुनाव है और 16 की तारीख रिजल्ट है, और ये जो लोग हैं ना, ये जो मोटा पैसा डाल के पॉलिटिकल एजेंडा अपने पाले में लेने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपके जरिए से बताना चाहूंगा कि जब कोई 1 रुपया लगाएगा ना तो वो 2 रुपए की उम्मीद करेगा। वो आपके भले का नहीं सोचेगा कि आपका भला कैसा होगा। तो यूथ को यही समझना है कि आपके लिए बेटर क्या है। अगर आज मैं मेरे माँ बाप को, मेरे माँ पिताजी को मैं कोई अच्छी जगह पे इलाज नहीं कर पाया और मैं आपका एकदम प्रॉपर वोटर्स हूँ, या मैं आपके लिए नहीं खड़ा हो पाया, तो फिर मेरा मतलब क्या है? लीडरशिप करके मेरा मतलब क्या है? तो दो बहुत बड़ी समस्या हमारे इधर, एक तो कम्युनिटी हॉल की और एक कॉमन हॉस्पिटल की। कॉमन हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाँ, आज मैं देख रहा हूँ कि लगभग जो भी ऐसे मसले होते हैं, रात बिरात हम लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे इनका पहले किडनी का रिपोर्ट करना पड़ेगा, इनको डायलिसिस पे लेना पड़ेगा। वो सुन के फिर एकदम हम लोग भी हिल जाते हैं कि अरे ये क्या है। लगभग तो अभी मैं यही सुन रहा हूँ, अरे इनको, अभी मैंने कलवा हॉस्पिटल में 3 दिन पहले किसी को लेके गया था, नहीं इनका किडनी का रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला अरे किडनी का रिपोर्ट का ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, नहीं इनका किडनी का ही करना पड़ेगा। किया तो ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम उनका आया नहीं, पर 10 में से 8 लोगों का पहला रिपोर्ट वही है। तो एक अच्छा डायलिसिस सेंटर हमारे यहाँ पर बने जो निःशुल्क रहे, राजीव गांधी योजना के तहत चले, और कम्युनिटी हॉल जो कम दर पे, कम पैसे में लोगों के लिए इजी उपलब्ध हो जाए। ऐसी ये 2 चीज की मांग है। बाकी कोई बड़े फ्लाईओवर्स नहीं बनाना है, कोई बहुत बड़ा ऐसा, और ये सब है ना, ये जो मतलब मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे क्लस्टर जोर पकड़ा है, और वाकई में जोर पकड़े। जो आज तक लोगों ने बोला था ना कि कागज पे, ऐसा कुछ भी कागज पे नहीं है। हमारे साहब सीएम बनने के बाद है ना, 5 जगह पे वागले स्टेट में ऐसा स्पॉट का लोकेशन है, 5 जगह पे अच्छे तरीके से मतलब क्लस्टर का काम जोर में चालू है। वो मेरे को लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल में वो रंग लाएगा, तो लोगों के समझ में आएगा कि वाकई में मतलब एकनाथ शिंदे विकास पुरुष है। हाँ, उसका एडवांटेज क्या हुआ है लोग को। हाँ। तो सर आपका एरिया जो है वो नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड है, और उसके साथ साथ आप शिवसेना में हो जो एक हिंदू डोमिनेटेड पार्टी भी है। उसमें आप कैसे सरवाइव करते हो, या कभी कुछ डिफरेंस आ जाता है, उसके बारे में कुछ बताओ। नहीं, डिफरेंस तो ऐसा आता नहीं है, पर ये जो मतलब हम लोग से जो ऊपर लीडर है वो एक तरीके का ऐसे रूमर्स तैयार करते हैं। अभी मेरे बारे में ही मेरे पार्टी के जो लीडर है उन्होंने रूमर्स तैयार किए कि पार्टी इसको टिकट नहीं देगी या ये शिवसेना का कैंडिडेट नहीं रहेगा। बट ऐसा कुछ है नहीं, हर कोई रेस में दौड़ रहा है, इसमें थोड़ा नसीब का भी खेल है, पर ऐसा कोई भी समीकरण वहां पे नहीं है। जितने हिंदू समाज के प्रोग्राम में, कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति है, मेरा जाना आना है, उतने ही हिंदू समाज के जो लोग हैं उनका मेरे घर, मतलब एक महाराष्ट्र में एक इफ्तार पार्टी होती है जो पिछले 40 साल से चलती है, और एक टाइम पे कम्युनल जो सब जगह प्रॉब्लम्स होते थे, उस टाइम पे धर्मवीर आनंदी के सामने 85 के दौर में मेरे मरहूम वालिद साहब को लेकर एक इफ्तार पार्टी और एक सत्यनारायण की महापूजा, ऐसे 2 प्रोग्राम करेंगे। हिंदू मुस्लिम के प्रोग्राम में आएंगे और मुस्लिम हिंदू के प्रोग्राम में आएंगे। ऐसा करके उन्होंने फिर वो जो सिस्टम तैयार किया, उसको अभी तक मैं और मेरे समाज के जो लोग हैं वो अभी तक उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा कभी भेदभाव देखने को तो नहीं मिला, बट जो लीडर्स है वो तो लीडरशिप करेंगे, वो कम ज्यादा तो अपने हिसाब से करेंगे। तो समझ लो अगर आने वाले इलेक्शंस में आपको टिकट अगर शिवसेना से नहीं मिला अपना इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं पार्टी और संगठन, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पार्टी और संगठन से बढ़ के कुछ भी नहीं। बट ऐसा है कि टिकट के लिए आखिरी दम तक, मतलब ये जो 30 दिसंबर है तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि किस लिए मैं कम पड़ूंगा। मेहनत कर रहा हूँ, दिन नहीं देख रहा हूँ, रात नहीं देख रहा हूँ,
संगठन के आदेश का फॉलो कर रहा हूँ, मेरे नेता को फॉलो कर रहा हूँ, मेरे नेता के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लोगों के बीच में बना हुआ हूँ, पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर क्यों नहीं मिलेगा? मेरे को? तो मैं ऐसी नेगेटिव सोच मेरी नहीं है, मेरी पॉजिटिव सोच है। और ये पॉजिटिव सोच लेके ही मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ कि मुझे पार्टी टिकट देगी, मैं पार्टी का अच्छा कार्य करता हूँ, दिन रात पार्टी के और संगठन के लिए मेहनत करता हूँ, तो फिर मैं क्यों रुकूं? बराबर। हालांकि आपके बारे में रिसर्च करते करते मैंने एक और चीज मेरे को मालूम पड़ी थी कि विधानसभा इलेक्शंस के टाइम पे आपका नाम कोई एक टिकट के उसके सजेशन में आया था, आई गेस मुंब्रा रीजन से जितेंद्र अवार्ड के सामने। उसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बताइए। लोकसभा चुनाव में जो मेरे नेता है उनका रात को 1:30 बजे मुझे कॉल आता है कि मुंब्रा में हमारे पार्टी के एक लीडर है, आपको उनके घर पे पूरा एक सिस्टम तैयार करना है और वहां पे हम लोग थोड़े कम है, अब 3-4 दिन बचे है। फिर मैंने बोला ठीक है, पर नेता का आदेश, मतलब मेरे नेता का, शिंदे साहब का आदेश मेरे लिए अंतिम है। रात को 1:30 बजे मैं उनको कॉल करता हूँ कि कल हमको पूरा सिस्टम तैयार करना है और शिंदे साहब आपके पास आ रहे। तो वो उनको खुद को यकीन नहीं हुआ कि पूरा चुनाव खत्म होने आ गया और शिंदे साहब आए नहीं, क्योंकि मुसलमान और शिवसेना ये समीकरण थोड़ा सा परे। पर मैंने मेरे नेता को बोला कि हम जो लोगों के लिए काम करते, हम जो लोगों के लिए दुख सुख में बने, या शिवसेना जो बनी है दुख सुख में लोगों के लिए, हम वो लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। आपने सीएम रहते हुए जो इतना बड़ा बड़ा काम किया है, मतलब मौलाना आजाद आर्थिक महामंडल जो है, जो लोगों को शिक्षा के लिए फाइनेंस करता है, उसका जो 30 करोड़ की जो फंड का लिमिट था, मर्यादा थी, वो इन्होंने बढ़ा के 500 करोड़ रुपया कर दिया। कांग्रेस के कार्यकाल में, पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल में जो हज हाउस के निर्माण हुआ था, उसको अंतिम रूपरेखा देना था, कुछ फंड की जरूरत थी, पहला उन्होंने किया और उसके ऊपर बारीक नजर थी उनकी कि अरे ये बबलू, अरे ये तो उन्होंने मतलब इफ्तार पार्टी में भी बोला है, अरे बबलू ये तो हज में यूज होने वाली चीज है, तो छोटा मोटा काम अभी बाजू में रखो, पहले इसकी रिबिन काटो। वो एक दूसरा हो गया। तो जब वो सीएम बने तो उन्होंने बहुत स्पीड से लोगों के लिए काम किया। उन्होंने, मैंने पहले भी बोला, जाति पक्ष नहीं देखा। ये होने के बाद में ये लोगों तक फैलाएगा कौन, लोगों में अवेयरनेस कौन करेगा इस बारे में, तो बबलू तुझे जाना पड़ेगा। फिर मैं वहां पे गया, मैंने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के लिए कुछ स्ट्रेटेजी तैयार की, कुछ रूपरेखा बनाई, उसमें शिवसेना के आला नेताओं को लिया और मेहनत की। वो रिजल्ट आए या नहीं आए वो सेकंड है, पर ये मेहनत की वजह से पार्टी ने मेरा नाम विधानसभा के लिए सजेस्ट किया। और मेरे लिए खुशी की बात है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता है, इंदिरा नगर की तंग गलियों से निकला हुआ मैं एक कार्यकर्ता हूं, जिसका नाम विधानसभा तक जा रहा है, जिसका नाम महाराष्ट्र के कोने कोने तक जा रहा है, और मेरे से उम्र में और तजुर्बे में भी बड़े बड़े लोग हैं। पर शिंदे साहब ने उनको नजरअंदाज नहीं किया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा नजरअंदाज किया, पर उनके रहते हुए भी शिंदे साहब ने मुझे स्टेट की हज कमेटी का मेंबर बनाया। मैं आपकी जानकारी के लिए बोलूंगा कि आपने भी नहीं सुना होगा कि स्टेट की हज कमेटी, ऐसा शायद आपने भी नहीं सुना, पर वो स्टेट हज कमेटी को किस तरीके से महाराष्ट्र के कोने कोने तक लेके जाने का काम, आज हमारी मुंबई में मीटिंग्स होती है, उसके रिटर्न्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, हमारे अधिकारियों को लाइन लेवल में लाना, और हमारे अधिकारियों को किसी भी बात पे, मतलब ये कमेटी लोगों के फायदे के लिए बनी है, लोगों के उद्धार के लिए बनी है, तो ये क्यों नहीं यूज में आए। इसलिए हर वक्त 3 साल मैंने उस कमेटी में संघर्ष किया है, और मतलब 20 दिसंबर मेरे रिटायरमेंट का टाइम है। अच्छा, तो शायद अधिकारी भी खुश होते रहेंगे चला जाए करके। ये मतलब इतना लोगों के लिए मेरी लड़ाई थी उस कमेटी में भी। नोटिस करने वाली बात ये है कि उन्होंने आपको सामने से अप्रोच किया ये कमेटी का मेंबर बनने के लिए। हाँ, उन्होंने एक दिन मुझे, हमारे जो उनके जो सचिव है प्रभाकर काले जी, उनका एक दिन मुझे फोन आता है दिवाली के दिन, और वो मुझे बोलते हैं कि तेरा बायोडाटा हमको चाहिए। तो एक फॉर्म नॉमिनेशन भरने की एक प्रक्रिया होती है, पर उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ कर मत, तू खाली हमको बायोडाटा दे दे। फिर बायोडाटा मैंने तुरंत रात को 2 बजे बायोडाटा बनाया, और मेरे लिए एकदम खुशी का वक्त था। उन्होंने 3 जगह सजेस्ट किया था मुझे, वक्फ बोर्ड में, माइनॉरिटी में और हज कमेटी में। पर हज कमेटी को सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि हज के दरमियान मतलब हज कमेटी का गठन हो जाए। तो फिर मुझे मंत्रालय से फोन आता है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, कि आपका नाम मुख्यमंत्री जी ने सजेस्ट किया है, और आप मुख्यमंत्री जी के मदरसन में रहते हो क्या? मैंने बोला हाँ। अच्छा, तभी उन्होंने अपना लेटर पैड आपके लिए मतलब यूज किए। ऐसा जनरली ऐसा जगह होता नहीं है,
पर उन्होंने अपना लेटर पैड दिया। तो यही सब मतलब मेरी ऊर्जा और मेरी ताकत यही है कि मेरा नेता मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। हर जगह उनका मार्गदर्शन मुझे रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि 2 चीज बहुत मजबूती से करता हूं मैं। एक इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम जो पिछले 40 साल से फेमस है, जो ट्रेडिशन हो गया एक। हाँ, लेकिन वो हम लोगों ने ऐसे ट्रेडिशन में नहीं रखा है उसको। हम लोग ने अगर उसको सादगी से भी किया है तो सीएम रहते वक्त भी आए। अच्छा। मतलब इतनी बड़ी जो मुंबई में एक इफ्तार पार्टी होती है, आपको पता है, वो वहां पे जाना उन्होंने पसंद नहीं किया। लेकिन आपके यहाँ जरूर। हाँ, क्योंकि समाज बोल के वो मेरे अकेले की नहीं, समाज बोल के उस इफ्तार पार्टी में वो हर बार आते हैं। नहीं, ये भी काफ़ी फैसिनेटिंग बात है, नो डाउट। तो सर, थोड़े और इन्फॉर्मेशन थाना कॉरपोरेशन के इलेक्शन के बारे में मैं कलेक्ट करना चाहूँगा। तो उसमें मेरे को आप ये बता सकते हैं कि शिंदेगढ़ की शिवसेना कितने सीट्स पे अब की बार वहाँ पे इलेक्शन लड़ने वाली है? 1/3 मेजोरिटी में हम लोग रहेंगे। 23 सीट बीजेपी की थी। आज एनसीपी भी हमारे साथ अलायंस में थी। एनसीपी की 34 सीट थी, 68 सीट हमारी थी। ऐसा करके अब एनसीपी हमारे साथ अलायंस में नहीं है, अजीत पवार वाली। तो 40 से 45 सीट वो लोग, शायद 50 सीट वो मांग रहे, हम लोग कुछ 40 सीट दे रहे, ऐसा कुछ। ये सब जो नंबर का जो गणित है, मतलब ये तो बड़े नेता तय करेंगे। पर मुझे कल एक हमारी मीटिंग थी टिप टॉप में, उसमें मुझे ऐसा अंदाजा लगा है कि 100% यूटी होगी। अच्छा, 100% यूटी होगी। हाँ, यूटी होगी। लेकिन थोड़े दिन में भी क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। हो जाएगी, 2-4 दिन मिनिमम बचा है उसमें। ठीक है। और सर, मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि आप अगर ये इलेक्शन कंटेस्ट करके जीत जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा जो आप करना चाहिए? मैंने आपको बोला ना, 2 चीज की समस्या से डेली मेरा पाला पड़ रहा है। एक तो मैं किसी की शादी में, किसी के शुभ काम में, अच्छे काम में जा रहा हूँ, घोड़बंदर रोड, मीरा रोड, और किसी की तबीयत रात को खराब हो रही है तो उसका सरकारी हॉस्पिटल में दम टूट जा रहा है। तो मैंने बोला है कि कोई बहुत बड़े वादे नहीं देने लोगों को, पर ये 2 चीज आपकी प्रायोरिटी। हाँ, एक सामान्य हॉस्पिटल जो सामान्य जन इजी उस हॉस्पिटल में आ सके और अपना इलाज कर सके, और कम पैसों में एक कम्युनिटी हॉल की व्यवस्था हो जाए जिसमें हर जाति पाति, हर जाति के, भेद के, वर्ण के, प्रांत के लोग इजी उस में आए। नहीं सर, काफ़ी अच्छी बात करी आपने। ये पॉडकास्ट एंड करने से पहले मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूअर्स को और जो ये लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ये इलेक्शन से रिलेटेड और आपकी कैंपेनिंग से भी रिलेटेड एक मैसेज दें। मैं ये पॉडकास्ट देखने वाले तमाम व्यूअर्स को, जनता को, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि 15-20 दिन का ये चुनाव है, आपसी रिश्ते मत बिगाड़ो। आज ये जो लीडर्स एक दूसरे के अपोज में चुनाव लड़ रहे, ये कल अपोज में नहीं रहेंगे। सत्ता का समीकरण बनाते वक्त जब किसी को किसी नगर सेवक की कमी होगी तो ये जरूर उनको अपना समर्थन देंगे। तो आपसी रिश्ते ना बिगाड़ते हुए, जो आपके इलाके के लिए, आपके वार्ड के लिए, आपके तमाम अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे कामों के लिए जो जाना जाए, आप उसको अपना मतदान दीजिए और एक नया सोच और एक नया इतिहास के साथ आप आगे बढ़िए। पर ये 15-20 दिनों में सोशल मीडिया पे, रास्ते पे कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं भी लीडरशिप कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि बाद में सब लीडर एक ही होते हैं, तो अपना फायदा ही देखते हैं इनडायरेक्ट। तो इसलिए कुछ ऐसा करने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको मत का अधिकार है और ये मतदान आपको आपकी 18 के बाद जो एक अधिकार मिला है, ये आपके मत का अधिकार है। ये आपको किसको देना वो आपको पता है, पर सुशिक्षित और अच्छे और जो जिसके चरित्र पे कहीं दाग नहीं हो और अपने इलाके के लिए कुछ विजनरी लीडर हो, जिसका कुछ विजन हो। बाकी लीडर तो बहुत सारे, और ये जो आज मैंने बताया ये कि जो पैसा डालेगा वो पैसा निकालेगा भी। ये कोई समाज सेवा के लिए राजनीति में नहीं आया है, जो खर्चा करेगा वो खर्चा निकालेगा। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छे इंसाइट्स थे आपके। बहुत अच्छा ये पॉडकास्ट का एपिसोड रहा। ये पॉडकास्ट के एपिसोड में काफ़ी सारे फैक्ट्स थाने सिटी के बारे में, ओवरऑल महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में, हमारे फॉर्मर सीएम के बारे में, जो अभी करंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी है, काफ़ी चीज़ें मालूम पड़ी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। मैं तो ऐसा चाहूँगा कि भिवंडी के लोगों को भी ये हेल्प करे
और ओवरऑल वोटिंग में क्या अच्छा होता है क्या नहीं होता है उनके बारे में भी इनकी वजह से हमें काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले हैं। हम वापस आएंगे एक नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।